India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। हाई कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. वन संरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने एक और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और दूसरी तरफ भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा अधिकारियों के बीच चल रहे संघर्ष पर आपत्ति जताई। जस्टिस बी.आर. गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, 3 साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक जज के रूप में अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि एक आईएएस अधिकारी आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। हमेशा संघर्ष होता है। आईपीएस और आईएफएस के बीच हमेशा यह नाराज़गी रहती है। हालांकि वे एक ही समूह का हिस्सा है, फिर भी आईएएस को उन्हें सीनियर क्यों मानना चाहिए। यह टिप्पणी उस समय की गई जब जस्टिस गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ टी.एन. गोदावर्मन मामले में दायर कुछ आवेदनों पर विचार कर रहे थे। एस.जी. मेहता ने मामले में सूचीबद्ध 2 आवेदनों में स्थगन की मांग की, क्योंकि वे एक अन्य आंशिक सुनवाई वाले मामले में व्यस्त थे। खंडपीठ की सुविधा के अधीन एस.जी. ने प्रार्थना की कि होली के छुट्टी के बाद आवेदनों पर सुनवाई की जाए। एस.जी. ने कहा, इस बीच हम साथ बैठेंगे। सरकार वास्तव में चिंतित है। मैं फिर से एमिकस क्यूरी के परमेश्वर के साथ बैठूंगा और हम कोई रास्ता निकालेंगे जिससे अंतिम उद्देश्य प्राप्त हो सके। कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है। एसजी को समायोजित करते हुए जस्टिस गवई ने कहा कि आईएएस अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों के बीच मौजूदा विवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। जब एसजी ने दावा किया कि ऐसा कोई संघर्ष नहीं है, तो जज ने इससे असहमति जताई और सरकारी वकील के साथ साथ एक जज के रूप में अपने अनुभव से कहा कि आईएएस अधिकारी आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों पर श्रेष्ठता दिखाते हैं। जवाब में एसजी ने यह भी कहा कि वह न्यायालय के मन में बनी धारणा को दूर करने का प्रयास करेंगे। मामले को अप्रैल 2025 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ चुके हैं। विवेक, तो देखिए, एक ही कुनबे से निकले हुए कई लोग, कुछ आईएएस कहलाते हैं, कुछ आईपीएस, कुछ आईएफएस, लेकिन अंतर, और जिस अंतर की ओर इशारा किया है जज साहब ने, क्या वह अंतर औरों को नहीं दिखता? क्योंकि यह अंतर तो सर्वविदित है। दरअसल कुणाल, ये बहुत ही इशू जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसमें जो जस्टिस गवई की टिप्पणी थी उसमें बहुत स्पष्ट था कि ये टी.एस. गोदावर्मन का ये जो मामला है जो 1995 से लंबित है, इस मामले में ही नहीं है। आईएएस हमेशा आईएफएस और आईपीएस के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को प्रूव करते रहते हैं, क्योंकि ये किसी और की बात नहीं है। ये मेरा खुद का वकालत का और जुडिशरी का जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। हालांकि उनका ये कहना था कि जब आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ये एक ही कैडर के हैं, तो हमेशा आईएएस को अपनी सुप्रीमेसी की जरूरत क्यों होती है। अब सवाल ये है कि ये टिप्पणी करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इस मामले में 2 इंटरवेंशंस लगी हुई थी, जिसमें इंटरवेंशंस में ये कहा गया था कि जो आईएएस अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये मांग की गई थी
कि कोर्ट उनको आदेश दे कि आईएफएस और आईपीएस हैं जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो उसको फॉलो करें। हालांकि इस मामले पर आज सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन क्योंकि एसजी, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था, उसी चीज को मैं थोड़ा और आसान शब्दों में बता देता हूं कि एसजी ने इस मामले में कहा कि चूंकि जो इंटरवेंशन है उन मामलों पर सुनवाई अभी ना की जाए और हम इस मामले को सेटल करना चाहते हैं। वैसे भी मैं किसी दूसरे मामले में व्यस्त हूँ, इस वजह से इस मामले की सुनवाई होली के बाद कर ली जाए। उसी दौरान जो जस्टिस गवई थे उन्होंने ये टिप्पणी की और ये कहा कि ये सिर्फ इस मामले से ही जुड़ा हुआ इशू नहीं है। जो आईएएस है वो अपनी सुप्रीमेसी आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों के ऊपर हमेशा दिखाते हैं, जबकि वो एक ही कैडर के हैं, तो किसी आईएएस अधिकारी को इतनी सुप्रीमेसी की जरूरत क्यों पड़ती है। मेन ये लाइन थी जिसके आधार पर ये जिसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हालांकि एसजी ने इस बात को जरूर कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये भले ही आप इस बात को ना मानिए, लेकिन सवाल तो यही है कि सिर्फ इस मामले में नहीं, पूरे देश में जहां भी आईएएस, आईएफएस और आईपीएस के बीच जो कैडर की बात आती है, एक कैडर में होने के बावजूद भी आईएएस हमेशा अपने को आईएफएस और आईपीएस से सुपीरियर समझता है। तो इस बात को एसजी ने भी मानने से इनकार किया। हालांकि कोर्ट ने कहा है, तो एसजी ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम उसको निपटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है वो जल्दी सेटल हो जाएगा। जो इसमें एमिकस क्यूरी है के परमेश्वर, उनसे भी बात करेंगे और इस मैटर को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर कोर्ट के मन में ऐसी भ्रांति है कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के बीच में कोई कैडर को लेकर या जो उनकी सुप्रीमेसी को लेकर कोई बात है, तो उसको हम वाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिला न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पड़े पदों पर चिंता व्यक्त की है। शीर्ष कोर्ट ने कहा है कि जिला अदालतों में जजों की कमी के कारण पॉक्सो एक्ट के अपराधों के लिए बनाए गए विशेष न्यायालय में मुकदमे में देरी हो रही है। कोर्ट ने अफसोस जताया कि भले ही विशेष न्यायालय बनाए गए थे, हालांकि अब उन पर जजों की कमी के कारण अत्यधिक बोझ है। इसलिए जजों की अपर्याप्त संख्या के कारण मुकदमों में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न निर्देश व्यावहारिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत व्यवस्थागत खामियों को दूर करने के संबंध में शुरू की गई स्वप्रेरणा कार्यवाही में ये मौखिक टिप्पणियां की। सीनियर एडवोकेट वीवी गिरी को इस मामले में न्यायालय ने न्यायमित्र भी नियुक्त किया है। उन्होंने पीठ को अवगत कराया कि त्वरित न्याय के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालयों की स्थापना, विशेष अभियोजकों की नियुक्ति, प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों को प्रशिक्षण आदि के संबंध में विभिन्न निर्देश पारित किए गए हैं। न्यायालय इन निर्देशों के अनुपालन की निगरानी कर रहा है। चूंकि मामला लंबे समय से सूचीबद्ध नहीं था, इसलिए गिरी ने प्रस्तुत किया कि अनुपालन हुआ है या नहीं। इसकी जांच के लिए राज्यों से एक अद्यतन रिपोर्ट मांगी जा सकती है। इस पर जस्टिस बेला ने कहा, आपने जो सुझाव दिया है, विशेष पॉक्सो न्यायालय विवाह है, विशेष लोक अभियोजक भी हैं, प्रक्रिया से जुड़े व्यक्तियों का प्रशिक्षण है, अब चीज़ें सुव्यवस्थित हो गई हैं। यह स्थिति बहुत पहले थी, अब यह नहीं है। न्यायालय ने मामले को स्थगित कर दिया और 25 मार्च को इस पर सुनवाई करेगा। इसने मौखिक रूप से कहा कि अगली बार न्यायालय मामले का निपटारा करेगा। हालांकि इसने उच्च न्यायालयों को कोई निर्देश नहीं दिया। गंभीर अपराध के मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंधित करने की मांग के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर चुनाव आयोग से 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा था कि चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए अयोग्य घोषित करने के मौजूदा प्रावधान पर्याप्त हैं, क्योंकि आजीवन प्रतिबंध जरूरत से ज्यादा कड़ी सजा होगी। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर अपना रुख साफ किया कि अपराधी पृष्ठभूमि वाले या अपराध की सजा पाए लोग जीवन भर चुनाव लड़ सकेंगे या नहीं, इस पर संसद निर्णय करेगी। सरकार ने यह हलफनामा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और धारा 8 और 9 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए गए नोटिस के जवाब में दाखिल किया था। पीठ ने तब 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का
आदेश सरकार को दिया था। इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कोर्ट को बताया था कि लोकसभा के सदस्यों में से 225 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 की आड़ लेने को भी चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रबंधन समिति जामी मस्जिद संभल की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान एएसआई के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एएसआई के दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद लिखा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और मस्जिद के मुतवली के बीच 1927 में हुए करार में भी जुमा मस्जिद का जिक्र है, जबकि याचिका जामी मस्जिद के नाम से दाखिल है। पिछली तिथि पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने याची के वरिष्ठ अधिवक्ता से पूछा था कि असली नाम क्या है, तो उन्होंने कहा जामा मस्जिद है, वह संशोधन अर्जी देंगे। लेकिन संशोधन अर्जी नहीं आई। यह सवाल अब भी कायम है कि संभल मस्जिद जामा मस्जिद है या जामी मस्जिद या जुमा मस्जिद। यदि गलत नाम से याचिका दायर है और संशोधित नहीं किया गया तो इसी आधार पर याचिका खारिज की जा सकती है। अगली सुनवाई पर यह मुद्दा फिर से उठ सकता है। फिलहाल महाधिवक्ता ने संभल मस्जिद को विवादित मस्जिद ढांचा कहा है। विपक्षी हरिशंकर जैन ने भी ऐसी ही मांग की। उन्होंने कहा कि मस्जिद नहीं विवादित ढांचा कहा जाए। अधीनस्थ अदालत में कथित मस्जिद मंदिर है या मस्जिद, यही विवाद चल रहा है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रबंधन समिति जामी मस्जिद संभल की पुनरीक्षण याचिका की सुनवाई के दौरान यह आपत्ति जताई गई और अगली सुनवाई पर यह मुद्दा फिर से उठ सकता है। फिलहाल की स्थिति में संभल मस्जिद को विवादित मस्जिद ढांचा कहा गया है महाधिवक्ता की ओर से, लेकिन विपक्षी हरिशंकर जैन ने भी ऐसा ही मांग किया है और उन्होंने कहा है कि मस्जिद नहीं विवादित ढांचा कहा जाए। अधीनस्थ अदालत में कथित मस्जिद मंदिर में है या मस्जिद है या विवाद चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चरण सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी चरण, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा भाई नाम सही है या नहीं है। अब याचिका लगाई गई है लेकिन नाम के ऊपर ही पूरा बवाल है। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को लेकर लेटेस्ट अपडेट अभी तक क्या है? जी कल एक शाही जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर एक याचिका जो थी उसमें जो है सुनवाई हुई थी। उसको लेकर जो है रंगाई पुताई को लेकर सुनवाई हुई थी। तो हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि शाही जामा मस्जिद के नाम से अगर इसको जो है देखेंगे तो मस्जिद कहलाएगी, हरिहर मंदिर के नाम से देखेंगे तो इसे हरिहर मंदिर कहलाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पर जो है विवादित ढांचा लिखा जाए। तो उसने कोर्ट ने उसी बात को जो है सुना और इसके बाद में कोर्ट ने कहा कि इसको अब जो कोर्ट में जो भी जो है मुकदमा चलेगा इसका जो है उसमें विवादित ढांचा लिखा जाएगा। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो हिंदू पक्ष है वो इसको लेकर खुशी मना रहे हैं। साथ ही जब मुसलमान जो शाही जामा पक्ष है या फिर जो है मुस्लिम पक्ष है वो कहीं ना कहीं इससे जो है कहा है कि ये हाई कोर्ट का फैसला है और इसको हम मानेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों में ये माना जा रहा है कि ये जो है गलत हुआ। जी बहुत धन्यवाद चरण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। टेरर फंडिंग के आरोपी और सांसद इंजीनियर राशिद द्वारा कस्टडी पैरोल की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। पटियाला हाउस कोर्ट 7 मार्च को अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए राशिद इंजीनियर की नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर भी दोनों पक्षों को 7 मार्च तक लिखित दलीलें दाखिल करने को भी कहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ वाले मामले पर रेलवे एक्ट को पूरी तरह से
लागू कराने की मांग वाली याचिका में हस्तक्षेप की मांग वाली अर्जी को वापस लेने के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इस जनहित याचिका में रेलवे अधिनियम के क्रियान्वयन तक सीमित है और नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना का जनहित याचिका में केवल उल्लेख किया गया है। हाई कोर्ट ने कहा, यदि आपकी व्यक्तिगत समस्या है तो आप उसकी मांग कर सकते हैं, लेकिन इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि आपका मुद्दा सार्वजनिक नहीं है। दरअसल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना का हवाला देते हुए रेलवे अधिनियम के क्रियान्वयन की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इस जनहित याचिका में हस्तक्षेप की मांग करते हुए कुछ अर्जी दाखिल कर घटना के दिन ट्रेन में नहीं चढ़ पाने की वजह से अपने टिकटों की कीमत की भरपाई किए जाने की मांग की थी। दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की मांग की याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग पोर्टल बनाए जाने के लिए दलील देते हुए कहा है कि इसके जरिए मामले तक लोगों की पहुंच बेहतर होगी और पारदर्शिता भी आएगी। और आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर के माध्यम से समझते हैं कि आखिर एनक्लैट मैंडेट क्या है। एनक्लैट यानी नेशनल लॉ कंपनी एपेलेट ट्रिब्यूनल एक महत्वपूर्ण क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जो एक कंपनी लॉ के क्षेत्र में एक एपेलेट बॉडी के रूप में काम करती है। नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 410 के तहत स्थापित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के आदेशों के खिलाफ अपनी अपील सुनना है। कंपनीज एक्ट 2013, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 और अन्य संबंधित विषयों को यह ट्रिब्यूनल अपने एपेलेट जुरिसडिक्शन और जुडिशियल फंक्शनिंग के माध्यम से सुनता है। एनक्लैट यानी NCLAT द्वारा दिए गए फैसलों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और वह रेमेडी भी प्राप्त की जा सकती है। एक ऐसा ही मामला पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया वर्सेस पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स में देखा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्थापित किया कि अपील की लॉन्ग पेंडेंसी के बावजूद अपीलेट कोर्ट एक 17 पेज लंबी ऑर्डर लिख सकती है, खासकर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले जैसे मामलों में। ऐसे ही और लीगल अपडेट्स के लिए फॉलो करें लीगल इंडिया को। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.